नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर गए। देश में लगभग 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। देश में अब तक 184 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। चीन में 13,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। शंघाई शहर में पूर्ण लॉकडाउन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट XE अधिक संक्रामक। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश की। श्रीलंका सरकार ने देश में बढ़ती अशांति से निपटने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई। सर्बिया में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए मतदान आज। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला विश्व कप जीता। फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराया। और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से। दोपहर समाचार में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत और नेपाल के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये समझौते किए गए। इस अवसर पर श्री मोदी और श्री देउबा ने कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने संयुक्त रूप से सोलू कॉरिडोर, 132 किलोवाट क्षमता की बिजली पारेषण लाइन और नेपाल में बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने नेपाल में रुपे कार्ड का भी शुभारंभ किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री देउबा ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच ऐसे आपसी संबंध दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कॉर्पोरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से हमारे आर्थिक संपर्क में एक नया अध्याय जुड़ेगा। श्री मोदी ने दोनों देशों की सुरक्षा और संरक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया। भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा ने कहा कि भारत नेपाल संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर मैत्रीपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने भारत दौरे के तीसरे दिन आज वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर श्री देउबा, उनकी पत्नी डॉक्टर आरजू देउबा और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का विशेष विमान सुबह करीब 10 बजे वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरा। यहां से श्री देउबा का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ, जहां उन्होंने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर आरजू देउबा के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री देउबा के स्वागत के लिए हवाई अड्डे से काशी विश्वनाथ मंदिर तक रास्ते पर जगह जगह संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। हाथों में भारत और नेपाल के झंडे थामे छात्र छात्राएं और रंग बिरंगी पोशाक पहने लोग श्री देउबा और नेपाली प्रतिनिधि मंडल का स्वागत कर रहे थे। विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को भी फूलों से सजाया गया था। श्री देउबा ने काल भैरव मंदिर और ललिता घाट स्थित ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर में भी पूजा अर्चना की। श्री देउबा को ऐतिहासिक धार्मिक नगरी काशी में चल रहे विकास कार्यों से भी अवगत कराया गया। नेपाली मूल के लोगों ने जगह जगह नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री देउबा ने दोपहर के भोजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की और वाराणसी में रह रहे नेपाली मूल के लोगों के एक समूह के साथ बातचीत की। वाराणसी में मनीष सिंह की रिपोर्ट के साथ आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के साथ चट्टोग्राम के मीरसराय में भारतीय आर्थिक क्षेत्र बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बंगबंधु शेख मुजीब शिल्पनगर में ये आर्थिक क्षेत्र बांग्लादेश में भारतीय निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। भारतीय आर्थिक क्षेत्र का निर्माण 857 एकड़ में किया जाएगा। इसके लिए भारत 11 करोड़ 50 लाख डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगा। बांग्लादेश में अंतर सरकारी सहयोग से बनाए जा रहे आर्थिक क्षेत्रों में जापान के आर्थिक क्षेत्र के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा भारतीय आर्थिक क्षेत्र होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कल आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन टेन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते को बहुत कम समय में अंतिम रूप दिया गया है। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी विश्वास का पता चलता है। इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर सहमति बनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने कहा है कि डाकघरों में किसी भी समय और कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर योजना लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे डाक खातों में, बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। एक रिपोर्ट। इस एनी टाइम एनीवेयर योजना को लागू करने के लिए देश भर के करीब 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। देश में कुल 1,58,526 डाकघर हैं, जिनमें से 1,52,514 कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत लाए जा चुके हैं। इससे मौजूदा डाकघर बचत बैंक के मौजूदा खाताधारियों को तो मदद मिलेगी ही, नए लोग भी डाकघर बचत खाता आसानी से खोलने के लिए प्रेरित होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार डाकघर खातों से बैंक खातों और बैंक खातों से डाकघर खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए NEFT और RTGS सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार इंटरमीडिएट डेटा रेट, IDR कनेक्टिविटी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN कनेक्शन और VSAT कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उपाय भी कर रही है। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के चुने हुए डाकघरों में सिम कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल POS की भी पक्की व्यवस्था हो सके। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। श्रीलंका सरकार ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच बढ़ती अशांति से निपटने के लिए फेसबुक और ट्विटर समेत प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। इस बीच भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की ऋण सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए फरवरी में दिए गए $50 करोड़ की ऋण सुविधा के बाद ये राशि दी गई है। भारत ने कल श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक खेप भी पहुंचाई। भारत ने चौथी बार ये सहायता उपलब्ध कराई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्बिया में संसदीय चुनाव के साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच और उनकी प्रोग्रेसिव पार्टी SNS का मुकाबला विपक्षी दलों से है। विपक्ष ने पिछले वर्ष बड़ी संख्या में संसदीय चुनाव का बहिष्कार किया था, जिससे SNS और उसके सहयोगी दलों को संसद की 250 में से 188 सीटें जीतने में सफल हुए थे। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने आज प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश के बाद नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। श्री खान ने राष्ट्रपति से नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध किया है। इससे पहले नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ करार देते हुए खारिज कर दिया। बाद में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए इमरान खान ने देशवासियों से चुनाव की तैयारी करने को कहा। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग की तकदीर का फैसला ना करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के तीसरे दिन आज राष्ट्रीय स्मारक, खेल परिसर और अशकाबाद में योग और पारंपरिक औषधि केंद्र देखने गए। इस केंद्र का उद्घाटन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान किया था। श्री कोविंद ने खेल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान भी गए। भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के राजदूत और संस्थान के प्राचार्य ने विशेष डाक टिकट जारी किए। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान में भारत संबंधी अध्ययन के लिए स्थापित इंडिया कॉर्नर का उद्घाटन भी किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से दोनों देशों के बीच बढ़ेगा आर्थिक सहयोग। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर गए। देश में लगभग 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हुआ। देश में अभी तक 184 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और चीन में 13,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। शंघाई शहर में पूर्ण लॉकडाउन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट XE अधिक संक्रामक। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश कर दी है। श्रीलंका सरकार ने देश में बढ़ती अशांति से निपटने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाई है। सर्बिया में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए मतदान आज। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से किया पराजित। और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से।
आर्मी मेडिकल कोर एएमसी आज अपना 258वां स्थापना दिवस मना रहा है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक संदेश में एएमसी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी से विशेष भेंट में एएफएमसी के महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के स्वास्थ्य और फिटनेस को बनाए रखने में एएमसी की भूमिका की सराहना की। In 2021-22, our country experienced the various waves of COVID-19 pandemic. AMC personnel worked tirelessly and did praiseworthy work for prevention and management of COVID in the armed forces, as a result of which we were able to reduce the impact of this pandemic on our defense forces to a great extent. Last year, we carried out the biggest vaccination drive in the AFMS history, and all serving personnel of the armed forces were completely vaccinated by September 2021. Vaccination was also carried out for serving personnel dependents, veterans, their families, and frontline workers of sister organizations. आर्मी मेडिकल कोर सेना के जवानों और उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। ये आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों को भी सेवाएं प्रदान करता है। यूक्रेन की सेना ने कीव क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया है। फेसबुक पोस्ट में यूक्रेन के रक्षा उपमंत्री हन्ना मल्यार ने कहा कि रूस की फौज कीव के निकट कुछ प्रमुख शहरों से लौट गई है। उन्होंने कहा कि इरपिन, बुचा, गोस्तोमेल और पूरा कीव क्षेत्र खाली हो गया है। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखाई दिया। इसके साथ ही रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है। आज रोजे का पहला दिन है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान पर लोगों को बधाई दी है। इस पूरे महीने के दौरान लोग रोजा अर्थात उपवास रखने के साथ खास इबादत भी करते हैं। ये उपवास सूर्योदय से पहले से लेकर सूर्यास्त तक भूखे रहकर किया जाता है। इस दौरान अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और पूरे महीने रोजा रखना इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक है। इस महीने लोग नियमित रूप से 5 बार नमाज अदा करने के अलावा पवित्र कुरान पढ़ते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस महीने में लोग गरीबों में अपनी संपत्ति का 2.5% हिस्सा ज़कात के रूप में दान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि रमजान ही वो महीना है जब 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब को पवित्र कुरान की पहली आयत का ज्ञान प्राप्त हुआ था। रईसुद्दीन और सौभाग्यकार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नीलम मलकानिया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 184 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 12,75,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 1,100 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और इस दौरान 1,400 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। चीन में आज 13,000 से अधिक नए कोविड मामले दर्ज किए गए। ये 2 साल में सबसे अधिक है। पूरे शंघाई शहर, जो चीन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और 25 मिलियन से अधिक निवासियों का मुख्य वित्तीय केंद्र है, उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इस बीच ब्रिटेन में एक नया कोविड संस्करण पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि उत्परिवर्ती, जिसे XE कहा जाता है, कोविड के किसी भी तनाव से अधिक संचरित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 7वीं बार विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 356 रन बनाए और जवाब में इंग्लैंड की टीम 44वें ओवर में 285 रन पर ही सिमट कर रह गई। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। कल रात पुणे में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया था और इससे पहले मुंबई में एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 23 रन से पराजित किया। भारत और इंग्लैंड की हॉकी टीम के बीच दूसरा FIH प्रो लीग मैच आज भुवनेश्वर में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम ने कल पहले मुकाबले में इंग्लैंड को शूट आउट में 3-2 से पराजित किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और कला जगत से जुड़ी महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय की जयंती है। वर्ष 1903 में 3 अप्रैल को मंगलुरु में उनका जन्म हुआ था। उस समय के आम प्रचलन के अनुसार 14 वर्ष की अबोध उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था। विवाह के 2 वर्ष बाद वे विधवा हो गईं। बाद में कमला की मित्रता सरोजिनी नायडू की छोटी बहन सुहासिनी चट्टोपाध्याय से हुई, जिन्होंने कमला को अपने बड़े भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से मिलवाया। कला और थिएटर के प्रेमी कमला और हरिंद्रनाथ ने भारी सामाजिक विरोध के बावजूद विवाह कर लिया। कमला के श्वशुर एक प्रगतिशील विचारक थे। उन्होंने कमला को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1927 में कमला इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गईं और स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। वे सेवा दल में आ गईं और इसके बाद नमक सत्याग्रह की प्रबल और मुखर समर्थक बन गईं। वे 1930 में नमक सत्याग्रह में बॉम्बे समुद्र तट पर नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा घोषित 7 सदस्यों के नेतृत्व दल में भी शामिल थीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब कमला देवी इंग्लैंड में थीं। उन्होंने अन्य देशों के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए तुरंत विश्व भ्रमण शुरू कर दिया और युद्ध के बाद आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। 1947 के बंटवारे के दौरान कमला देवी ने प्रवासियों के लिए नए घर की व्यवस्था करने में अथक परिश्रम किया। उन्होंने बंटवारे की यातना भुगत रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद की। कमला देवी ने महिला उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे देश में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली। कमला देवी का कला से गहरा लगाव था। उन्होंने भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का अनवरत प्रयास किया। उन्होंने हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षता की। उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से अधिकांश विदेश यात्राओं के दौरान उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित हैं। उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए सन 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 1966 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1974 में संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य और शांति निकेतन ने अपने सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तमा से सम्मानित किया। 29 अक्टूबर 1988 को कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय को शत शत नमन।
आज हम ब्रिटिश भारतीय सेना में लुधियाना सिख रेजिमेंट के सिपाही बूटा सिंह, चूहूर सिंह और इमाम अली की भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे 1857 में सतलज डिवीजन में नियुक्त थे। दिल्ली और मेरठ की गतिविधियों से प्रभावित इन सिपाहियों ने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध में सक्रिय भाग लिया। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विश्वासघात और विद्रोह का आरोप लगाया गया। बूटा सिंह, चूहूर सिंह और इमाम अली को मौत की सजा सुनाई गई और 3 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देश के इन महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कल वेबसाइट टेम्पल 360 का शुभारंभ किया। टेम्पल 360 एक ऐसी वेबसाइट है जहां देश में कोई भी, कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन कर सकता है। और आज का संस्कृति संदेश समर्पित है बहादुर देशभक्त छत्रपति शिवाजी भोंसले को। भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी भोंसले को एक बहादुर देशभक्त सेनापति और कुशल शासक के रूप में जाना जाता है। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाभाई जाधव कुल में उत्पन्न एक प्रतिभाशाली और दूरदर्शी महिला थी। बरसों तक मुगलों की विशाल सेना को अपनी शक्ति के बल पर परास्त करके शिवाजी महाराज ने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। उनकी शासन प्रणाली में प्राचीन परंपराओं के साथ साथ प्रशासकीय व्यवस्था भी थी। उन्होंने मुट्ठी भर सैनिकों के बल पर शत्रु की विशाल सेना को हराने के बाद युद्ध की छापामार या गुरिल्ला शैली का जो चलन किया, उसने उन्हें इतिहास में महान रणनीतिकार और शीर्ष सेनापति बना दिया। छत्रपति शिवाजी के प्रशासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी एक अच्छे सेनानायक के साथ साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय कूटनीति से काम लिया। इसके बल पर वे कई बार बड़े और शक्तिशाली शत्रु को धूल चटाने में सफल रहे। जीवन पर्यंत देशभक्ति की मशाल रोशन रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की ज्योति 1680 में परम ज्योति में समा गई। शिवाजी महाराज तो नहीं रहे, लेकिन उनके प्रेरणापुंज कार्य इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। हिमाद्रि शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री के करीब रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर आसमान रहेगा साफ। चेन्नई और कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में जम्मू, श्रीनगर, लेह और गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर गए। देश में लगभग 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। देश में अब तक 184 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। चीन में 13,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। शंघाई शहर में पूर्ण लॉकडाउन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट XE अधिक संक्रामक। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश की और श्रीलंका सरकार ने देश में बढ़ती अशांति से निपटने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।